Hello to all of you. I am Mrityunjay Rai, Faculty of Indian History and Indian Polity for the Civil Services. And I most welcome to all of you in this beautiful quiz session of Indian Polity. नमस्कार, मैं मृत्युंजय बाहुबली और मैं आपका स्वागत करता हूं इस खूबसूरत से प्रश्नों की श्रृंखला में, क्विज सेशन में, क्विज सीरीज में। और इंडियन पॉलिटी के इस क्विज सेशन का ये दूसरा सेशन आपके सामने है। हमने कल या लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था 1 से 15 सवाल बहुत डिटेल में, और अब हम 16 से आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। तो आइए बिना विलंब के मैं स्टार्ट करता हूं। हम लोग स्टार्ट करते हैं 16वां सीधा। देखिए, ये कल हम लोगों ने बात किया था, ये पूरा आप लोग इस तरह एज इट इज डाउनलोड कीजिएगा। आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। आप जब भी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो विथ एनिमेशन डाउनलोड कीजिएगा उसको। इससे फायदा होगा कि आपको बहुत सारा चीज लिखा हुआ मिल जाएगा। हमने आइए, तो 16वां सवाल आपके स्क्रीन पे मैं आपके लिए सवाल पढ़ देता हूं। अ फेडरल सिस्टम एंड डायरकी एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। भारत में एक संघात्मक व्यवस्था, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम से किया गया था? हम लोगों ने यह सारा सवाल पहले भी डिस्कस किया है। इसका सही जवाब है 1935। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 1935। इससे जो है सेंटर में डायरकी आई थी। इससे कहां आई थी? इससे आया था प्रोविंसेस में, और इससे आया था सेंटर में। ठीक है, 1919 के अधिनियम से प्रोविंसेस में और 1935 के अधिनियम से केंद्र में द्वैध शासन को लाया गया था। अगला सवाल 17वां सवाल आपके स्क्रीन पे है। द प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन वाज इंक्लूडेड इन। आप आज यूनियन है, पहले वो फेडरेशन था। हम लोग बात करेंगे कि यूनियन और फेडरेशन क्या होता है। पहले एक बार सवाल देख लेते हैं पूरा। ये यूपीपीएससी मेंस 2012 का सवाल है और कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अगस्त ऑफर 1940, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और कैबिनेट मिशन प्रपोजल 1946। इसका सही जवाब है ए। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया या फॉर्मेशन ऑफ फेडरेशन, हम लोगों ने कल भी बात किया था। फॉर्मेशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इस अधिनियम से किया गया था। इसी अधिनियम से हमने सबसे पहले भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ के स्थापना की बात की थी, जो हमने यहां पे स्थापित किया है अखिल भारतीय संघ। ठीक है, अब एक सवाल उठता है आपके मन में कि सर फेडरेशन क्या होता है और यूनियन क्या होता है? क्या दोनों समानार्थी है या दोनों का अंतर है? अगर हम इन दोनों की हिंदी की बात करेंगे तो दोनों का ही हिंदी संघ होता है, लेकिन क्या यह दोनों समानार्थी है? नहीं। देखिए, फेडरेशन के में जो राज्य है, जो उसके घटक हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जो उसके स्टेट्स हैं, उनके पास पावर ज्यादा होता है। जैसे अमेरिका एक फेडरेशन है, जैसे अमेरिका एक फेडरेशन है, अमेरिका के स्टेट्स के पास ज्यादा पावर है। उन सारे स्टेट्स के पास अपना सेपरेट जुडिशरी, यानी उन सबका अपना सेपरेट सुप्रीम कोर्ट है, उन सबके पास अपना सेपरेट सिटीजनशिप है, उन सबके पास सेपरेट होने का पावर है। अमेरिकी फेडरेशन से, अमेरिकी संघ से उनके पास क्या है? अलग होने का एक पावर है। जबकि भारत में यूनियन है, हमारे यहां पूरे भारत का एक संविधान है, राज्यों के पास अपना कोई संविधान नहीं है। दूसरा, राज्यों का अपना कोई भी अलग नागरिकता नहीं है। हम सभी भारत के वासी, चाहे हम राजस्थान में हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, यूपी में हो, बिहार में हो। हाँ, दरअसल बार बार मेरे मुंह से राजस्थान पहले आएगा, क्योंकि मैं जिस भूमि पर खड़ा हूं ये राजपूतों के गौरव की भूमि है, ये भारत के गौरवशाली इतिहास की माटी है, जहां से मैं आज का ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं। और
ये सम्यक आईएएस का स्टूडियो है, जयपुर से मैं आपके लिए स्टूडियो रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूं। और मैं धन्यवाद भी देता हूं सम्यक आईएएस की टीम को कि उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से इस स्टूडियो को बनाया है और मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने वीडियो जिस पे रिकॉर्ड कर सकूं। तो पूरी टीम धन्यवाद की पात्र है, मेरी तरफ से भी और मेरे व्यूअर्स की तरफ से भी। तो इसलिए बार बार पहले राजस्थान आ जाता है। तो राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, पंजाब हो, कोई भी हो, किसी का अपना कोई सिटीजनशिप जैसा नहीं है। हम सब क्या हैं? भारत के नागरिक हैं। हम सब क्या हैं? केवल और केवल भारत के नागरिक हैं। क्लियर? इसका हम लोग बात करेंगे कि क्या हमारे के यहाँ राज्यों को अलग होने का अधिकार है? नहीं, हमारे यहाँ राज्यों को अलग होने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया इज अनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। इंडिया इज अनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। भारत अविनाशी संघ है। किसका? विनाशी राज्यों का। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी भारतीय संघ का विनाश नहीं हो सकता, राज्यों का विनाश संभव है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो फटाफट आप लोग इसको, जिन्होंने अब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको सवाल कैसे लगे और इसमें और क्या बेटर किया जा सकता है। मुझे आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। 18वां सवाल आपके स्क्रीन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइड फॉर अ फेडरल पॉलिटी इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में संघीय राज्य व्यवस्था की स्थापना करता है? फेडरलिज्म की बात फिर से भारत शासन अधिनियम 1935 करता है। इसका फिर से सही जवाब है 1935 और ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सवाल है। आइए 19वां सवाल, इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1935 द रेसिड्यूरी पावर्स वाज गिवन टू द। कहते हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत स्थापित जो फेडरेशन में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं वो किसको दी गई हैं? मतलब फेडरेशन में अवशिष्ट शक्तियां किसके हाथ में होंगी? ऑप्शन कहता है फेडरल लेजिस्लेचर यानी संसद, इसका मैं आपको हिंदी बताता हूं, संसद। कहता है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल, प्रांतीय विधानमंडल है, प्रांतीय विधानमंडल। कहता है गवर्नर जनरल और फिर कहता है कि प्रांतीय गवर्नर, प्रांतीय राज्यपाल, प्रांतीय राज्यपाल। ठीक है, इसका सही जवाब है कि ये अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं वर गिवन टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आज ये शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के हाथ में निहित हैं और भारत के राष्ट्रपति के हाथ में आज जो भी शक्तियां हैं वो वही शक्तियां हैं जो भारत के गवर्नर जनरल या भारत के वायसराय के हाथ में आजादी से पहले निहित थी। तो इसका सही जवाब होगा क्या? इसका सही जवाब होगा गवर्नर जनरल। बोलो क्लियर है? ठीक, तो गवर्नर जनरल होगा इसका सही जवाब। अब आप कहोगे सर अवशिष्ट शक्तियां होती क्या हैं? 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से 3 भागों में प्रशासनिक विषयों को बांटा गया। आपको मैंने कल भी बात किया था, लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें बताया गया है आपको यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इस लिस्ट में कुछ कुछ विषय दिए गए हैं। यूनियन लिस्ट में जब बना था तो उसमें 59 विषय थे, आज इसमें 98 विषय हैं। स्टेट लिस्ट में 1935 के शासन अधिनियम से 54 विषय थे, आज 59 हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में उस समय 36 थे, आज 52 हैं। तो इन सब के अलावा कोई ऐसा विषय जो इन तीनों में नहीं मेंशन हो वो आएगा रेसिड्यूरी पावर में। वो किस में आएगा? रेसिड्यूरी पावर में आएगा। और रेसिड्यूरी पावर जो है किसके हाथ में था? गवर्नर जनरल के हाथ में था। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं, द ऑल सब्जेक्ट्स विच आर नॉट मेंशन in these 3 lists, those subjects were considered as the residuary power and lies in the hand of Governor General of India before independence, and after independence, after
implementation of constitution, it lies in hand of the president of India. आज ये भारत के राष्ट्रपति के हाथ में निहित है। 20वां सवाल आपके स्क्रीन पे, which of the following is not an important and permanent constituent in the constitutional history of India as adopted in the Government of India Act 1935? कहता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 का कौन सा महत्वपूर्ण और स्थायी घटक नहीं है? ऐसा क्या है जो 1935 में नहीं था और आज है? इसमें से ऐसा 4 में से ऐसा क्या था जो 1935 में नहीं लिखा गया था लेकिन आज हमारे संविधान में है? आपको बताना है। कहता है अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, देश के लिए लिखित संविधान। दूसरा कहता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। कहता है कि निर्वाचित प्रतिनिधित्व जो कि विधानमंडल या संसद के प्रति क्या हो? समर्पित हो, जवाबदेह हो, उत्तरदायी हो। फिर कहता है इन्वेस्टिंग अ स्कीम ऑफ फेडरेशन, कहा संघ की स्थापना, और नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर टू द लेजिस्लेचर, और कहा कि कुछ सरकारी प्रतिनिधियों को विधानसभाओं में, विधानमंडलों में, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो प्रांतों का हो, उसे रखा जाए। इसका सही जवाब सोच के बताइए फटाफट आप लोग भी। ए होगा। 1935 का शासन अधिनियम भारत के लिखित संविधान की बात नहीं कर, कहीं पे भी 1935 में ऐसा एक प्रोविजन, एक भी क्लॉज ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि भारत का संविधान कैसा होगा? लिखित संविधान होगा। तो भारत के लिखित संविधान की बात 1935 का कॉन्स्टिट्यूशन 1935 का एक्ट नहीं कहता है। हालांकि हम 1935 के एक्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट मानते हैं। अगला सवाल 21st, one amongst the following was not a silent feature of the Government of India Act 1935। कहता है इनमें से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम की विशेषता नहीं था? ये 2016 के आरएएस और आरटीएस प्री में पूछा हुआ सवाल है। कहां पूछा हुआ सवाल है? ये आरएएस और आरटीएस प्री में पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन ए, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन। कहा यह एक्ट क्या देता है? कहा यह एक्ट देता है ऑल इंडिया फेडरेशन की बात। बात तो सही है, ये ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करता है। पूछा है नहीं, नॉट। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स वर एलोकेटेड टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, गलत हो गया। रेसिड्यूरी जो होगा वो किसके पास होगा? वो सेंटर के पास होगा। बोलो किसके पास होगा? रेसिड्यूरी सेंटर के पास होगा, स्टेट के पास नहीं होगा। अभी आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, तो सवाल यहीं पे खत्म है। सी कहता है इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, बिल्कुल सही बात है। और इट अबॉलिश द डायरार्की फ्रॉम द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस एट द सेंटर, बिल्कुल ए, सी और डी सही है, बी गलत है। बी ही आपका सही जवाब होगा, लेकिन क्योंकि पूछा है कि कौन सा नहीं है, वो बताना है जो गलत है, आपको वो बताना है जो गलत है। 22वां सवाल आपके स्क्रीन पे, Why is the Government of India Act 1935 is important? भारत शासन अधिनियम 1935 क्यों महत्वपूर्ण है? ये यूपी का सवाल है 2015 का। इट इज द मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बात तो ये भी सही है, ये भारत के संविधान का मुख्य स्रोत है। यानी पहला क्या है? सही है। बाकी भी पढ़ना है कि क्या इससे भी कोई सटीक चीज दी गई है क्या, नहीं तो ये पहला सही है। ठीक है, क्योंकि क्या है, आपको मैंने कल भी कहा था कि ये ब्लूप्रिंट है किसका? हमारे संविधान का। इट गेव इंडिपेंडेंस टू इंडिया, गलत है। हमें आजादी भारत स्वतंत्रता अधिनियम इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से मिला है, इससे हमें आजादी नहीं मिली है, ध्यान दीजिएगा। फिर कहता है इट इनविसेज द पार्टीशन ऑफ इंडिया, गलत है, इसने पार्टीशन नहीं कराया था। थर्ड कहता है इट एबॉलिश द नेटिव स्टेट, गलत है। इसका सही जवाब केवल और केवल क्या है? ए है, ये संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला सवाल है 23वां सवाल आपके स्क्रीन पे। वो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लीड्स टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया। कहता है कि इनमें से कौन सा ऐसा अधिनियम है जो भारत से वर्मा को अलग करता है? भारत से वर्मा को 1936 में अलग किया गया था, और भारत से बर्मा और बंबई से सिंध को अलग
1935 के ऑल इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से किया गया था। इसका सी है सही जवाब। 1936 में सेपरेट हुए हैं, लेकिन सेपरेट हुए हैं इसी एक्ट से, ठीक है। 24, द प्रपोजल फॉर फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय। कहा कि किसने ये प्रावधान किया था कि भारत के निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान तैयार करने का प्रस्ताव किसका था? 2008 यूपीपीसी से स्पेशल मेंस का यह सवाल है। साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन और ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि सबसे पहले किसने कहा था, तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन ने कहा था। स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके हेड थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके हेड थे। और ये काम सबसे पहले किसने किया था? ये काम सबसे पहले क्रिप्स मिशन ने किया था। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है इसके हेड थे, ठीक है। अगला 25, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इल्बर्ट बिल इन रेफरेंस टू द कॉलोनियल रूल इन इंडिया वाज। कहा भारत में औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में इल्बर्ट बिल क्या था? ये आईएएस प्री 2003 का सवाल है। बहुत इजी सा सवाल है। आपको अगर पता होगा इल्बर्ट बिल क्या है तो आप जवाब दे पाएंगे। आपको पता था इल्बर्ट बिल क्या है? इल्बर्ट बिल रिपन ने प्रेजेंट किया एक ऐसा बिल था। वायसराय रिपन एक मॉडरेट या एक लिबरल वायसराय ऑफ इंडिया, जो सच में भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना चाहते थे, तो उन्होंने ये स्टैब्लिश किया। उन्होंने कहा कि अब जो इंडियन जजेस हैं वो भी यूरोपियों के अगेंस्ट जो भी केसेस आएंगे, जो भी मुकदमे आएंगे, दे कुड हियर, वो सुन पाएंगे। एंड दे कुड नॉट ओनली हियर, दे कैन पेनलाइज देम ऑल्सो, और वो उन्हें पनिशमेंट भी दे सकते हैं और वो उन्हें दंडित करने की भी शक्ति रखते हैं। यानी सीधा सा बात कह दिया कि देखो, अब जो भारतीय जज होगा वह अंग्रेजों के ऊपर अगर कोई चार्जेस फ्रेम किया गया है, अगर कोई एलिगेशंस है, अगर कोई मामला बनता है, अक्यूज्ड है कोई अंग्रेज, तो न केवल ये मामला सुनेगा, इफ फाउंड गिल्टी देन कैन पेनलाइज। बट सारे यूरोपीय एकजुट हो गए और इल्बर्ट बिल का इतना कंट्रोवर्सी इसको बना दिया, इसका इतना अपोज किया कि इसे गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, ठीक है। तो ये देखते हैं। एक कहता है टू ब्रिंग इंडियंस एंड यूरोपियंस एट इक्वल स्टेटस एज फॉर एज द पेनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स वाज कंसर्न्ड। कहता है कि भारतीय और यूरोपियों को इक्वल कर देना, किस मामले में? सजा के मामले में और न्यायिक न्यायाधिकार के मामले में। बिल्कुल सही बात, यही बात थी, ए ही था इसका सही जवाब। बी कहता है टू पुट अ स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन अ लोकल प्रेस। गलत है ये, इसमें प्रेस की बात नहीं थी। इल्बर्ट बिल का सीधा संबंध केवल और केवल किससे है? जुडिशरी से। अगर आपको इतना भी पता होगा ना कि इल्बर्ट बिल का संबंध केवल और केवल जुडिशरी से, तभी आप सवाल कर लेंगे। यूपीएससी के सवालों की बड़ी अद्भुत विशेषता, बड़ी खास विशेषता है, एक साइलेंट फीचर है। इफ यू हैव अ कंप्रिहेंसिव नॉलेज, नॉट स्पेशल, बिकॉज वो कहता है कि हम जनरल स्टडी की बात करते हैं। इफ यू हैव सम जनरलाइज्ड नॉलेज ऑफ Indian history, polity, economy, geography, science and technology, then you can easily qualify the civil services prelims exams, and you have the good writing skill with the comprehensive knowledge of the entire main syllabus, then you could secure your position under the 100 rank. Yes, exactly. So to put a strict restrictions on a local press, ये गलत हो गया। to conduct administrative service examination, ये भी गलत है। to amend the arms act, गलत है। A is the right answer. 26 क्वेश्चन कहता है as per the cabinet mission plan in constituent assembly to decide allocated member seat in each provinces, one representative was in ratio to which population?
कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार प्रत्येक प्रांत में आवंटित सदस्यों की सीट तय करने के लिए विधानसभा में एक प्रतिनिधि किस जनसंख्या के अनुपात में था? यूपीपीसीएस प्री 2003 का सवाल है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो रेशियो था वो पर 10 लाख पॉपुलेशन 1 सीट, पर 10 लाख पॉपुलेशन 1 सीट। और चुनाव कैसे हुआ था? चुनाव हुआ था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। क्या था? proportional representation and single transferable वोट सिस्टम। चुनाव कैसे हुआ था? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। क्लियर? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू इलेक्शन किया गया था। आइए 27वां सवाल कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन was not a member of कैबिनेट मिशन? कहा इनमें से कैबिनेट मिशन का मेंबर कौन नहीं था? कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टैफर्ड क्रिप्स। यानी ये नहीं था, विलियम वुड नहीं था, इसका सही जवाब होगा। जिसमें पैथिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन के हेड थे। कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आया था और कैबिनेट मिशन ने 2 काम भारत में कराया है। पहला काम कराया है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और दूसरा काम कराया है कैबिनेट मिशन ने, जो दूसरा काम कराया है कैबिनेट मिशन ने वो कराया है फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है, कराया 2 काम। एक काम कराया है फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये 2 काम कराए हैं कैबिनेट मिशन ने। 3 मेंबर थे, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस वाज हेड ऑफ कैबिनेट मिशन एंड स्टैफर्ड क्रिप्स। 28 क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर? भारतीय संविधान सभा, आपको भी मैंने बताया था हमारा संविधान सभा जो बना है वो कैबिनेट मिशन प्लान से बना है। देखिए एक एक सवाल कितनी बार पूछा गया आपको, मैं इसलिए कहता हूं कि लास्ट ईयर के सारे सवाल पढ़ना बहुत जरूरी है। लास्ट ईयर का पूरा सेट ये बनाने में मुझे बहुत समय लगा, लगभग 3 महीने की मेहनत का ये रिजल्ट है। 3 महीने एक वेबसाइट को खोल करके टॉपिक वाइज पहले उस सारे सवालों को कॉपी किया, फिर उनको उन सारे सवालों को उनका आंसर बनाया, उसके बाद उन सारे सवालों को टॉपिक वाइज बाइफरगेट किया। उसके बाद ये तो हालांकि टाइपिस्ट ने किया है, हिंदी ट्रांसलेशन मैंने नहीं किया है, ये गूगल ट्रांसलेशन है, ठीक है। अब यूपीएससी भी गूगल ट्रांसलेशन ही करती है, मैंने कोशिश की है कि ट्रांसलेशन आपको सही मिले। मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 अलग अलग चीजें हैं, मैं ये समझता हूं। सीडीएम और एनसीएम मेरे लिए एक नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, तो वैसी वाली गलतियां आपको इसमें नहीं मिलेगी, ठीक, क्योंकि मैंने पढ़ा है उसको एक बार। 29th क्वेश्चन कहता है, इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज आईएसपी 1995 का सवाल है ये। ध्यान दीजिएगा, जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी तो बना था कब? 2 सितंबर 1946 को। कब बना था? 2 सितंबर 1946 को बना था ये। और इत्तेफाक से ये वीडियो आज जिस डेट को रिकॉर्ड हो रहा है वो भी 2 सितंबर ही है। हालांकि ये बात और है कि 2022 का 2 सितंबर, ठीक है, इट्स अ कोइंसिडेंस। और इसके जो प्रेसिडेंट वो माउंटबेटन, इसके वाइस प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है।
कैबिनेट मिशन जब बना था इनिशियली तो इसमें 15 मेंबर थे, सॉरी 13 मेंबर थे, इसमें 13 मेंबर थे जब ये बना था तो, लेकिन ये बना सितंबर में और उसके बाद मुस्लिम लीग ने मना कर दिया आने से। बाद में उसके मन में न जाने क्या ख्याल आया, तो 5 मेंबर के साथ मुस्लिम लीग फिर से इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल हो गई। और मुस्लिम लीग के 5 मेंबर्स को शामिल करने के लिए हमने कांग्रेस के 3 मेंबर को रिजाइन कराया, और अब इंटरिम गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स का जो स्ट्रेंथ था वो बढ़कर के 13 से 15 हो गया, क्योंकि हमने 3 को रिजाइन कराया, 10 बच गए कांग्रेस के और 5 आए कहां से, मुस्लिम लीग से, तो टोटल 15 मिनिस्टर्स इंटरिम गवर्नमेंट में थे। क्लियर। इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, द इंटरिम गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट ऑफ वन नेशन ड्राइवन बाय टू नेशंस। कहा अंतरिम सरकार जो है वह एक देश की सरकार है जिसे 2 देश मिलकर के चला रहे। क्या कहा कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 देश मिलकर के चला रहे हैं। इट इज द गवर्नमेंट ऑफ वन नेशन विच ड्राइवन बाय द टू नेशंस। क्लियर है। हाँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं इंटरिम गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट ऑफ वन नेशन विच ड्राइवन बाय द टू नेशंस, एक इंडिया दूसरा पाकिस्तान। ये मुस्लिम लीग के शामिल होने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरिम गवर्नमेंट में आजादी से पहले नहीं थे। ठीक है, चलिए। Who of the following was not the member of interim government which formed in अगस्त 1946? ठीक है, हाँ, शपथ ग्रहण 2 सितंबर को हुआ था, हालांकि अगस्त में ये बन चुका था। तो कहता है कि कौन सा इसमें से इंटरिम गवर्नमेंट का मेंबर नहीं था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब नहीं थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ये नहीं थे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे और जगजीवन राम जी भी थे। कौन नहीं था? तो जो व्यक्ति नहीं था वह थे कौन? वह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपको मैंने क्लासेस में लिखवाया है पूरा लिस्ट, उस लिस्ट को आपको एक बार पढ़ना है। इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन से लोग थे और कौन कौन से लोग नहीं थे। कहता है हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्टली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहा सबसे पहले भारत में संविधान के निर्माण के लिए विचार किसने दिया था? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पहला लाइन आपको मैंने यही लिखवाया है, 1934 स्वराज्य पार्टी। ध्यान दीजिएगा। हालांकि इससे भी पहले महात्मा गांधी ने 1922 में कहा था, 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था। उसके बाद 1934 में स्वराज्य पार्टी ने कहा और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 1935 में। हाँ, ये गलत है, 1935 होगा। 1935 ने कांग्रेस पार्टी ने 1935 में कहा था, लेकिन सबसे पहले जो अगर इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग में, वो स्वराज्य पार्टी भी हम लोग कंसीडर करते हैं। और स्वराज्य पार्टी में भी वह व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति है एमएन रॉय। कौन है वह व्यक्ति? एमएन रॉय। ठीक है, यहाँ पे जो पर्सन है मानवेंद्र नाथ रॉय, एमएन रॉय। ठीक है, मानवेंद्र नाथ रॉय ने, जो स्वराज्य पार्टी के मेंबर थे, उन्होंने कहा था कि संविधान सभा ही संविधान बनाएगी। 32वां सवाल, मेरी कोशिश है कि आपको मैं 50 सवाल करा दूं इस सेशन में, 15 से 50, लगभग 35 सवाल हम लोग कर लें, देखते हैं कहां तक सवाल हो पाते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कौन सा इज एन इनकरेक्ट, कौन सा गलत है संविधान सभा के बारे में? ठीक है, इट वर्कड विद द हेल्प ऑफ अ लार्ज मेंबर ऑफ कमिटीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट among them the draft committee। कहा कि संविधान सभा जो पूरी बनी थी उसे बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट कमेटी बनी है और वह कमेटी है ड्राफ्ट कमेटी। वह कमेटी है ड्राफ्ट कमेटी। कई कमेटियां बनी, इसमें ड्राफ्ट कमेटी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है। गलत पूछा है। अच्छा ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज लाइक क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड पारसी वर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द असेंबली। ये भी सही है और दूसरा भी सही। दूसरा कहता है कि जो माइनॉरिटीज थे, जो अल्पसंख्यक वर्ग था, जैसे कि आंग्ल भारतीय, जैसे क्रिश्चियन, ईसाई, जैसे पारसी, इन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला था। जी, पीएच मोदी जो है वो पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और फ्रैंक एंथनी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के
मेंबर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। दो नाम को मैंने बताया है, एक नाम है फ्रैंक एंथनी, आप यहां लिख लो, फ्रैंक एंथनी, ये एंग्लो इंडियन है, और पीएच मोदी ये पर्सियन है, ये पारसियों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। सी पढ़ते हैं, इट वॉज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, गलत है। इसका सही जवाब होगा, इट वॉज पार्शियली नॉमिनेटेड एंड पार्शियली इलेक्टेड। पार्शियली, हाँ यहां लिख लीजिए, पार्शियली नॉमिनेटेड एंड पार्शियली इलेक्टेड। ये अंशतः चुनी हुई और अंशतः नामांकित सभा थी, पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी थी, ऐसा कुछ नहीं था कि एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी होगा इसका सही। और डी कहता है इट्स इलेक्टोरल प्रोसेस वाज बेस्ड ऑन द 6th शेड्यूल ऑफ द एक्ट ऑफ 1935 which allowed for a restricted franchise based on tax, property and educational qualification। जी ऐसे ही हुआ था, इसमें सबको वोट करने का पावर नहीं दिया गया था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, लिमिटेड फ्रेंचाइज पे था, लिमिटेड वोटिंग पावर्स पे ये कंडक्टेड था। 33 क्वेश्चन कहता है, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर। कहा कि संविधान का मसौदा करने वाले जो लोग थे वो कहां के सदस्य थे, उनको कौन लेके आया था, कहां से आए थे वो। तो कहता है कि नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल, इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। ये है सही। जो ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में नॉमिनेट नहीं किया था। आईएएस प्री 2002 का सवाल देखिए, बहुत सीधा सा सवाल है कि भैया डॉक्टर अंबेडकर साहब को कौन लेके आया था। ड्राफ्ट कमेटी की बात करता है ना भाई, जिन्होंने संविधान को ड्राफ्ट किया, यानी ड्राफ्ट कमीशन। तो ड्राफ्ट कमेटी के जो मेंबर थे वो कौन थे, उनको कौन चुना था, तो वो नॉमिनेटेड भी नहीं थे। इलेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, गलत है, गलत है, ये सी सही है। दे वर फ्रॉम वेरियस प्रोविंसेस लाइक डॉक्टर अंबेडकर वॉज अर्लियर इलेक्टेड फ्रॉम द ईस्ट बंगाल, और जब आजादी के बाद वो चला गया पूर्वी पाकिस्तान में, तो हमने उनको बॉम्बे प्रेसिडेंसी की पूना सीट से, जहां से एमआर जयकर साहब ऑलरेडी इलेक्टेड थे, उनसे रिजाइन दिला करके बाईपोल कराया, और बाईपोल करा करके हमने डॉक्टर अंबेडकर साहब को वहां से कैंडिडेट बना करके उनको जितवाया। तो ये सब जो है वेरियस प्रोविंसेस से हुआ था। सी इसका सही जवाब है, ठीक है। तो अंबेडकर साहब पहले कहां से थे, तो आजादी से पहले वो ईस्ट बंगाल की सीट से आए थे, और आजादी के बाद जो है वह पूना सीट से, और पूना सीट को हमने खाली कराया था, वहां पे एमआर जयकर साहब चुन करके आए थे। 34 with reference to the Indian history, the members of the Constituent Assembly from the provinces were। भारतीय इतिहास का संदर्भ में प्रांतों के संविधान सभा के सदस्य थे। आईएसप्री 2013 का सवाल है। सवाल बहुत आसान होता है, यूपीएससी के सवालों की बड़ी अद्भुत विशेषता होती है कि क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, और इन आसान क्वेश्चन को एक छोटे से जानकारी से आप सॉल्व कर सकते हैं। सवाल फिर से मैं पढ़ देता हूं। कहता है, मैं हट जाता हूं फिर आप सवाल आपके में पढ़ देता हूं। कहता है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर। कहता है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों के संविधान सभा के जो सदस्य थे वो कौन थे, उनको कौन चुना था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे पिछले सवाल से ये सवाल भी लगेगा। जितने भी कमेटीज बनी थी संविधान सभा में, वो सारी कमेटी के मेंबर्स इलेक्टेड होकर के आए थे। उनमें से कोई भी ब्रिटिश पार्लियामेंट या कोई भी उनमें से नॉमिनेटेड नहीं था, सबके सब क्या थे, इलेक्टेड थे, सबके सब क्या थे, इलेक्टेड थे। तो कहता है कि डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंसेस, गलत है। डायरेक्ट इलेक्शन था ही नहीं वहां पे, इनडायरेक्ट इलेक्शन था, तो पहला तो गलत हो गया। बी कहता है कि नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, गलत है, कोई नॉमिनेशन नहीं था, किसी भी कमेटी में कोई नॉमिनेशन जैसा कोई चीज नहीं था, ठीक है। तीसरा कहता है इलेक्टेड बाय द प्रोविंसेस,
लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सही है, इनको चुनकर के भेजा था अलग अलग प्रांतों के लेजिस्लेटिव असेंबली ने, तो उसका सही जवाब क्या होगा? सी होगा। आइए डी पढ़ लेते हैं। सिलेक्टेड बाय द, सिलेक्टेड तो थे ही नहीं, गलत, और खास तौर पे एक्सपर्टाइज गलत है, ये डी गलत है। 35 हाउ वर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे वो क्या डायरेक्टली चुने गए थे? नहीं, गलत है। नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस, गलत है। नॉमिनेटेड बाय इंडियन रूलर्स, देखिए ये थोड़ा सा तो सही है, लेकिन आप थोड़ा और अगर आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डी सही है, ये भी गलत है। प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा वो सब के सब इलेक्टेड थे, न कि वो सिलेक्टेड या नॉमिनेटेड थे। ठीक है, आपको कहा था ना पार्शियली इलेक्टेड, पार्शियली नॉमिनेटेड। 36 क्वेश्चन, संविधान सभा हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? देखिए ध्यान दीजिएगा कि संविधान सभा का जो पहला निर्वाचित अध्यक्ष आपसे पूछा है, उसका सही जवाब है, निर्वाचित अध्यक्ष पूछा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो संविधान सभा का हम समझो, इसकी जो है 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ। उस दिन हमने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया, ये टेम्परेरी अध्यक्ष थे, क्योंकि फ्रांस में ऐसा होता है कि वहां का जो बुजुर्ग व्यक्ति होगा, जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, वो अध्यक्ष बनेगा, इसीलिए हमने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया। 11 दिसंबर 1946 को इसका सेकंड सिटिंग हुआ, दूसरा बैठक हुआ, और दूसरे बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसका तीसरा बैठक 13 दिसंबर को हुआ, और 13 दिसंबर के इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रेजेंट किया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या किया? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रेजेंट किया। किसने? डॉक्टर सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर? 37 हु चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा की पहली बैठक, अभी आपको मैंने बताया था, क्या होगा सही जवाब? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने इसके पहले बैठक की अध्यक्षता की थी। फिर पूछा है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? कहा आजादी के बाद स्वतंत्र भारत के संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की? आजादी के बाद भी और आजादी के पहले भी संविधान सभा की अध्यक्षता अगर किसने की है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ही किया है, ये इनका सही जवाब होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भीमराव अंबेडकर ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, और के एम मुंशी जो है वो ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर थे। 39 क्वेश्चन कहते हैं कि भारत के संविधान सभा की स्थापना हुई थी। देखिए भारत के संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई में कराए गए, और स्थापना जो है हम लोग उसकी पहली बैठक से मानते हैं। आपको भी मैंने लिखवाया उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। सही जवाब क्या है? 9 दिसंबर। और देखिए ये सवाल 3 बार पूछा गया, 90 में, 95 में और 2011 में। देख रहे हैं कैसे? आपको मैं कह रहा था कि जब भी आप जाएंगे ना एग्जाम देने, अगर आपने किसी भी, आप कोई भी कमीशन दीजिए, आप यूपीपीएससी दीजिए, आप राजस्थान दीजिए, आप बिहार दीजिए, आप एमपी दीजिए, आप सीजी दीजिए, कोई भी आप कमीशन देंगे, वहां पे आपको एक चीज मिलेगा, ये रिपीटिशन ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, 40वां सवाल, द रिजोल्यूशन फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया was adopted by the Constituent Assembly on? भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। यानी ये प्रस्ताव कि हम एक लिखित संविधान बनाएंगे, ये हमने कब अपनाया है? ठीक है, ये हमने 22 जनवरी 1947 को अपनाया है। ये वही डेट है जब हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पास किया था। ठीक है, जिस दिन हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को स्वीकार किया था, ये वही दिन है जब हमने ये वाला सेशन किया है। ठीक है मित्रों,
मेरे प्यारे बच्चों, अब ऑफलाइन क्लास का समय हो रहा है, तो अभी ये सभा मेरे को यहाँ पे समाप्त करना पड़ेगा। हमने आज 16 से 40 तक लगभग 25 सवाल किए हैं, तो हम लोग इसके बाद के सवालों के लिए नेक्स्ट सेशन को देखेंगे। तो पूरा ये सीरीज चलता रहेगा टॉपिक वाइज। मैं सीरीज को जानबूझ करके बहुत लंबा नहीं कर रहा हूं, ताकि आपका देखने का मन बना रहे। आप 15 सवाल देखो, 10 सवाल देखो, लेकिन वो सवाल आपके जहन में रहे, वो आप नोट्स बना पाओ और आप नोट्स रिवाइज कर लेना। जैसे सेशन ओवर होगा आप प्लीज नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो अभी के लिए यहीं तक, हम फिर मिलेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप अपना प्यार यूं ही बरसाते रहें, आप लाइक कमेंट शेयर करते रहें। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि सेशन कैसा लगा। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।